प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। 3 अहम अमूर पर गुफ्तगू करनी है हमने आज। एक, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया। 62(1)F की जो पहले तशरीह की गई थी माजी में, जिसके तहत यह कहा गया था कि सियासतदानों की नाअहली आइन के इस आर्टिकल के तहत लाइफ टाइम होगी, यानी कि ताहयात होगी। उसको आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कर रहे थे, इसको ख़त्म कर दिया। और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी और नाअहली की मुद्दत या उसका दौरानिया 5 साल किया गया था, वो बरकरार है इस वक्त। अगर इलेक्शन एक्ट पे किसी को इतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में जिक्र किया कि उसको अलहदा से देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई, जिसमें इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 76% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था वो मंजूर हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे मुल्क में तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, लड़ने की अहल है। और इसके साथ उनके जो उम्मीदवार हैं, अगर वो किसी मुकदमे में या किसी जुर्म में मुलव्विस हैं, उनके कागजात में कोई गड़बड़ है या दुरुस्त नहीं है, तो उन वजूहात की बिना पे वो मुस्तरद हो सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो एक इल्ज़ाम है या इम्कान है, इसको बिल्कुल मुस्तरद किया। इसके साथ साथ एक जैसे हम जानते हैं कि वफाकी काबीना की एक कमेटी कायम कर दी गई है 9 मई के वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए। सवाल यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत पर हमले करते रहे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे, क्या उन लोगों को एक फ्री रन दिया जा सकता है? पाकिस्तान में क्या किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़म मुल्क में ऐसा मुमकिन नहीं है? एक ताज़ा मिसाल अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात हैं और उसकी बुनियाद पर कई रियासतों ने उनको इलेक्शन यानी कि प्राइमरी के इलेक्शन लड़ने से रोक दिया है। इसके बारे में मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में जब ये हो सकता है तो कहीं पे भी जहाँ पे जमहूरियत की कदरें बड़ी मजबूत समझी जाती हैं, तो ऐसे लोग जो जलाओ घेराव की सियासत में मुलव्विस हों, उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात या इल्ज़ामात हों, FIRs हों और उनके जुर्म साबित हो चुके हों, सो उनको किस तरीके से आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे सकते हैं? उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ये नहीं हो सकता है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल कोई कत्ल का मुजरिम भी ये बात कह सकता है, कोई दहशतगर्द भी ये कह सकता है कि उसको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। गुफ्तगू करते हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इस्तेहकाम पार्टी ऑफ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, मियां वाली से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अनवर रज़ा साहब तज्ज़ियाकार हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख आफ्ताब अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। रोकड़ी साहब, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक तारीखी फैसला है, बड़ा उभाम था, बड़ी बातें थी और सियासतदानों को ताहयात आउट करने की ये जो रविश है ये कोई आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। जनरल अयूब का और दीगर लोगों का भी आज जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप बहसियत सियासतदान क्या समझते हैं इस फैसले पे, क्या कमेंट करेंगे कि ये किस तरीके का फैसला और पाकिस्तान की सियासत में ये किस किस्म की तब्दीली लेके आ सकता है? विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। आप अदल की बुनियाद पे किसी भी आदमी को कोई भी गलत काम कर रहा है, आप उसको 5 साल दें, नाअहली है, यही है, होना भी यही चाहिए। और बाकी इदारों के अंदर भी कानून यही है। अब ये जो था ना ताहयात नाअहली वाला, अगर हम बिल्कुल रैशनल हो जाएं, ये दुरुस्त नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा देगा, इसका नुकसान नहीं होगा और ये जस्टिफाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ये फैसला है, हम तो इसको इंडोर्स करते हैं। और दूसरा, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो अपने कंडक्ट के साथ अपने आप को मनवाते हैं और कई दफ़ा बल्कि उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मुल्क पूरे को उन्होंने स्टीयर करना है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो आई थिंक कि अदालतें जो हैं वो नज़र भी आ रहा है वो दुरुस्त सिमत के अंदर और अच्छा फैसला है ये, इसके ऊपर किसी को मेरे नहीं ख्याल के तनकीद करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोग इसके हक में भी थे, माजी में रहे हैं और ताज़ा तरीन भी ये बात करते थे कि उनके सियासी मुखालफिन को अगर इस कानून के तहत सज़ा हो गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसी सज़ा उनको हो गई है। तो और उनमें बदकिस्मती से कुछ सियासतदान भी हैं जिनको सज़ा तो नहीं हुई लेकिन उनके मुखालिफ जो हैं वो इसके नरगे में आ गए। उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें भी अपनी सोच में तब्दीली नहीं लानी चाहिए? आपको हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बल्कि जो पॉलिटिशियन है बड़े लेवल पे तो उसको स्टेट्समैन होना चाहिए, उसके अपने ग्रीवियंसेस नहीं होने चाहिए, उसकी अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, नहीं होना चाहिए। उसने तो बहुत बड़ी चीज़ को लेके चलना है और ये तो मैदान ऐसा है, यानी यहाँ पे तो कभी आप ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, आपका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। फ्रिक्शन जो है
या कोई भी ऐसा रास्ता जिससे मुल्क कमजोर हो या मुल्की इदारे कमजोर हो, उसको कैसे आप अप्रिशिएट करें? वेरी राइट, वेरी राइट। अनवर रजा साहब, अब एक बात यह है कि अगर एक फैसला आया और माजी में एक फैसला इसके बरक्स आया था, तो कुछ हमारे जो दानिशवर हैं, कुछ तज्जियाकार हैं अदब के साथ, वो इसको इदारे के अंदर की जंग करार दे देते हैं कि जी देखें उनकी सोच ये थी, इनकी सोच ये है। अगर एक मेरिट पे फैसला आया है, कोई माजी में चीज़ दुरुस्त नहीं थी जिसकी दुरुस्तगी कर दी गई है, तो ये तो एक अच्छी बात है। सो तनकीद ज़रूरी है करनी क्या? शहजाद, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर कोई गलती हो तो उसकी दुरुस्तगी कर लेनी चाहिए। अब आप देखिए कि आइन में इस हवाले से बिल्कुल आइन आपका खामोश था, उसमें आपकी सज़ा का तयन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है कि आपके जो आइन है और आपके जो लॉज हैं उनको उनकी तशरीह करना। तो आज के इस फैसले में उसकी तशरीह की गई है और बताया गया है कि आपकी 62F के तहत 5 साल की सज़ा है। और एक आपको याद होगा फैसल वाडा के केस में भी 5 साल की सज़ा का एक जजमेंट आई हुई थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इसी काजी फायज ईसा के केस की अगर बात करूंगा तो एक और उनकी जजमेंट है पार्लियामेंट के जो इख्तियारात है उसके हवाले से। उन्होंने भी कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन में भी है कि पार्लियामेंट आपका सुप्रीम इदारा है। आपने लेजिस्लेशन करनी है, ये लेजिस्लेटर्स हैं जो सियासतदान हैं हमारे, और उसकी तशरीह आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। लिहाजा उन्होंने इस केस में जो तशरीह की है उससे दो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एक कि जो इबाहम था वो दूर हुआ, और आपको याद होगा कि मैंने आपके शो में कहा था कि इलेक्शन एक्ट पे जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन, क्योंकि वो तो ताहयात नाअहली है, वो इबाहम दूर करना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। वो इबाहम दूर हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और आइन अगर किसी जगह पर खामोश है तो सुप्रीम कोर्ट का ये उनके कंडक्ट में है, उनके रूल एंड रेगुलेशंस में है, और उनका आइनी ये इस्तेहकाक है कि वो उसकी तशरीह करे। आज तशरीह की गई, अच्छा फैसला है, इबाहम दूर हुआ। कम अज़ कम इलेक्शन रुकवाने के हवाले से या इलेक्शन के मुतालिक जो आप क्या आशा करते थे वो दम तोड़ गई हैं, और जो जिनको आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन से पहले 1 महीना रह गया है, जितने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले आए हैं वो इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि कितनी संजीदा है हमारे इदारे के मुल्क में जमहूरियत सही तौर पे पनप सके, इलेक्शन वक्त पे हो, और जो हम माजी में गलतियां कर चुके हैं या जो रास्ता हम छोड़ चुके हैं वापस उधर आ जाएं। देखिए शहजाद, तमाम जो इदारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम इदारों ने अपने अपने दौर में गलतियाँ की हैं, शायद अब भी करते चले आ रहे हैं। उसकी कई मिसालें मौजूद हैं। हम उन तमाम गलतियों को एक तरफ रखते हैं, लेकिन इन गलतियों का अजाला होना चाहिए। लेकिन अब जब आप अजाला नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए और आपके इदारों के लिए और आपके मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। और एक शहजाद मुझे बात करने दीजिएगा, देखिए ये वैसे भी बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है कि आपका एक जुर्म हो और आप उसकी सजा कोई बता ना सके और आप उसे कहें कि ताहयात नाअहली बनती है, ये आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ। वेरी राइट। शेख आफ्ताब साहब, एक तो इस फैसले पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, और दूसरा, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप चीफ विप के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हुए कौमी असम्बली में, लेकिन आइन इस बारे में खामोश है। जैसे अनवर रजा साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, लेकिन मौके सियासतदानों के पास आए कि दुरुस्तगियां कर देते अगर आइन में कोई तब्दीली की गुंजाइश थी। 18वीं तरमीम, टू गिव यू वन एग्जांपल, अब आगे जब हुकूमत बनेगी तो जो तब्दीलियां, अमेंडमेंट्स, बेहतरी लाने की गुंजाइश मौजूद है, आई बिलीव कि इसके बारे में भी आपने खासी सैर हासिल बहस कर रखी होगी कि वो आप करेंगे जब हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, या नहीं भी बनाई और दूसरी कोई जमात हुई उनके साथ मिलकर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है ये एक तारीख साज फैसला है। इसने मुल्क के में के अंदर एक सिमत का तयन कर दिया है, और ये जो 5 साल की नाअहली का या उम्र बार की नाअहली का चैप्टर था, इसको हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि जितना जिसका जुर्म होता है उतनी उसको सजा होती है। मैं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब फैसला नहीं था जो कि साबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान ने किया। तो ये अच्छी बात है, इसमें आज एक सिमत का तयन कर दिया गया है, और ये भी एक अच्छी बात है कि चूँकि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इसको तब्दील किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालदस्ती को तस्लीम किया है और एक अच्छा फैसला दिया, एक रास्ता मुतय्यन कर दिया, और पार्लियामेंट को भी एक रास्ता दिखा दिया कि आइंदा चलकर आपने इस किस्म के फैसले करने होंगे, क्योंकि कानून बनाना जो है वो तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन उसके अंदर उसकी तशरीह जो है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये एक बेहतर हो गया है, हमेशा के लिए एक चैप्टर को क्लोज कर दिया गया है, और वो एक जब भी आइंदा
दायरा खासा कोई ऐसे मामला होंगे तो आइंदा अदालतों के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी एक रास्ता मौजूद होगा। ठीक, अब सवाल दूसरा जो था उस पर भी क्विकली बात कर लें। मैं सलमान गनी साहब के पास जाता हूं कि जब आइन में ऐसी चीज़ें हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था शेख साहब, तो इस पे कई ऑब्जर्वेशंस आई, बहुत डिबेट हुई, आर्गूमेंट्स हुए, जिसमें ये भी कहा गया कि जी सादिक और अमीन जैसे अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं इसमें वो बहुत मुश्किल है, मतलब कैसे आप कर सकते हैं और किस तरीके से परख सकते हैं किसी शख्स का किरदार। तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी इसमें ऑब्जर्वेशंस आई थी। तो जो ठीक करना है और उसको मतलब ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक लेके आना है चीज़ों को, उसमें आप क्या करने का इरादा रखेंगे अगर आप मेजॉरिटी लेने में कामयाब हुए? देखिए जी, आपने स्टार्ट में कहा था कि मैं चीफ विप रहा हूँ और चीफ विप की हैसियत से हमने हमेशा ये कोशिश की है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन इनको मिलकर चलना चाहिए और जो भी अमेंडमेंट्स करनी है आपस में डिस्कशन के ज़रिए ही करें। ये जो आपने सवाल उठाया ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइंदा चलकर इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है तो आइन में वो बुनियादी तब्दीलियां की जाएंगी जो हमेशा हम के लिए एक हमारा रास्ता तय कर दें, ताकि फैसले करते वक्त अदालतों को ये महसूस न हो कि यहाँ से तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, अब हमने किस रास्ते से जाना है। तो अब जब पार्लियामेंट एक आईनी तरमीम के ज़रिए एक फार्मूला दे देगी, एक फार्मूला बना देगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर आइंदा के लिए जजमेंट में भी इनको कोई तकलीफ नहीं होगी और मुल्क चलाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सलमान गनी साहब, हमने देखा है कि माजी से लेके आज तक सियासतदानों का बड़ा ही शदीद एक इम्तिहान होता है, इलेक्शन के दौरान भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी, चाहे एहतसाब कर लें तो बड़ी एक बारीक छलनी है जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। आज का जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये एक खाली सियासतदान की नहीं पूरे पाकिस्तान की फतह नहीं समझेंगे आप इसे? देखिए शहजाद, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम दिन है। पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से और खुद अहले सियासत के हवाले से कि ये पार्लियामेंट के फैसले की तौसीक की गई है। पार्लियामेंट ने कानून साजी का हक अदा किया है और माजी के अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान की अदालत उस्मा, अगर आप सियासी तारीख उठा के देखें तो अदालत उस्मा के फैसलों से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता था। पाकिस्तान के अंदर मामला बेहतरी की जानिब में राग़ब होते थे, इसलिए कि पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस ने हमेशा आज़ाद अदलिया की बात की थी, खुद मुख्तार अदलिया के लिए जद्दोजहद की थी, लेकिन माजी में बदनीति की बुनियाद पर सियासतदानों को टारगेट किया। मैं समझता हूँ कि आज का ये बड़ी अदालत का बड़ा फैसला है, ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी खुश आइंद है और इसका फायदा सिर्फ नवाज शरीफ साहब को या जहांगीर तरीन साहब को नहीं होगा, इसका फैसला इस इंतखाबात में और भी सियासतदानों को होगा और आने वाले वक्त में भी ये सियासतदानों को होगा। और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को चाहिए कि वो तारीख से सबक हासिल करें, अपने सिस्टम को मजबूत बनाएं, पार्लियामेंट को ब्रुए कार लाएं कि आज ये रास्ता भी जो निकाला है ये पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने निकाला है। और पहली दफा शहजाद ये देखने में आ रहा है कि बड़ा बेंच से बड़े फैसले कर रहा है। देखिए, एक जज ने अगर इससे इख्तिलाफ किया है तो ये भी एक अच्छी रवायत कायम हुई है कि 6-1 का फैसला है, कि 6-1 के फैसले से ये जाहिर होता है कि इसमें भी इख्तिलाफ की गुंजाइश रखी गई है। तो सियासतदानों को कम अज कम, लेकिन एक सवाल है, आपने भी कहा सलमान गनी साहब, आपने भी फरमाया कि सियासतदानों को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए या उन्हें समझना चाहिए। तो ये तो एक खुशकिस्मती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, माजी में भी एक फैसला आया था जिसके बरक्स ये फैसला है। क्वेश्चन इज दिस कि ये काम सियासतदानों ने करना था और शेख साहब से भी मैंने जो सवाल किया कि माजी में जो कुछ हुआ जो हुआ, मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि जो दुरुस्तगियां करनी हैं वो अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि बाहमी तौर पे मिलजुल के वो तब्दीलियां या दुरुस्तगियां करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए शहजाद, ये बड़ी पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये केस है सियासतदानों की कोर्ट में। आपकी और मेरी तो ख्वाहिश हो सकती है और बात है कि इनके पास एक अदारा मौजूद है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर को स्वीकार लाएं और पार्लियामेंट के अंदर के फैसले तय होने चाहिए। आज ये पाकिस्तान जिस मैच पे खड़ा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों पर किस तरह दीवार पड़ना चाहिए और एक दूसरे को गिराने के लिए, हटाने के लिए या उसकी हुकूमत को खत्म करने के लिए जो जायज और नाजायज हरबे अख्तियार किए जाते हैं, उससे पाकिस्तान में इंतशार फैला है। दुनिया की सियासी तारीख जो सियासतदान होते हैं वो अपने माशरे के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तजर्बा हुआ पिछले 10 साल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासत को रवाज किया गया जिसमें
जी मुकम्मल कर लें सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा। खुर्रम साहब ये फरमाएं कि जो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड की बड़ी बात हो रही है और इलेक्शन कमीशन ने आज रिपोर्ट जमा कराई एक जमात के हवाले 76% उम्मीदवारों के आपके जो कागजात हैं वो हमने मंजूर किए हैं। सवाल ये कि कल कला को कोई कालादन तंजीम खड़ी हो के ये कहने लगे कि जी हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हम भी उतने ही शहरी हैं पाकिस्तान के जितने आप हैं, तो फिर कानून किधर गया? फिर तो या तो आप फ्री फॉर ऑल कर दें, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रखें, चाहे 10 साल की उम्र का बच्चा लड़ना चाहे, कोई कत्ल का मुजरिम लड़ना चाहे, तो फिर ये मतलब सिर्फ एक क्लीशे है, ये क्या है? ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन किस नैरेटिव पे खड़ा, कौन आज भी क्या करना चाहता है। मैंने आज ट्विटर के ऊपर एक वीडियो चल रही है AFIC की, हॉस्पिटल की, मेरे ख्याल में को अभी वो मैंने आज देखी, उसमें 9 मई को हॉस्पिटल को आग लगती है जाके, और अंदर जाके यानी आप सोचें ना एक जहन कहाँ चला गया कि हमारे बच्चों की, हमारे लोगों का जहन किस स्टेज पे पहुँच गया कि खामखा उन्होंने अपने मुल्क को आग लगाना शुरू कर दी। अब ये नैरेटिव है जिसका मुजाहरा हुआ 9 मई को, और फिर जिन लोगों से वो काम कराया गया उन बेचारों को अबंडन कर दिया गया। वो आज सिसक रहे हैं, उनके ख़ानदान मसाइल का शिकार हैं, उनका ये भी किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें हमने प्रोवोक किया था। अब उसी नैरेटिव को कोई भी अगर आगे लेके चलता रहे, आप मुझे बताएं, ये तो हमारे पास इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन है कि आज भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जी क्या ये नैरेटिव काबिल कबूल है? सादी सी चीज़ है। क्या उस नैरेटिव से किसी ने पीछे आकर ये अभी तक कहा है लीडरशिप में कि हम इस मामले में गलत थे, हमारे से ये गलती हुई और हम ये काम नहीं करेंगे? अच्छा, ये आप नैरेटिव की बात करें ना, और जब उन नौजवानों को वर्गलाया गया तो उन्हें ये कहा गया कि जी आप इनकलाब लेके आ रहे हैं। तो ये जो उनको गोली दी या इस तरीके से उनको बताया, तो ये कौन सा इनकलाब था या क्या समझाया? ये बच्चे थे, इसके ऊपर बैठे हैं, टाइम इसके ऊपर लग रहा है। आप देखिए उन दिनों के अंदर मिसालें क्या है, श्रीलंका की मिसाल, अच्छा इनकलाब फ्रांस की मिसाल, फिर तुर्की की मिसालें, यानी आप उसमें सारी मूवमेंट को अगर आप ब्रैकेट में लाएंगे तो आपको, और हमें ये समझ आती है कि वो तमाम लोगों को उन्होंने एंटाई एस्टैब्लिशमेंट के नाम के ऊपर इंसाइट किया, वो खड़ा किया, और फिर उस अगली स्टेज में वो पूरे लोग पहुंचे कि वो एंटायर स्टेट हो गए। और इसका मुजाहरा आप देखते हैं ओवरसीज, जो कि पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से मोहब्बत करने वाले लोग थे, और उनको यहाँ के मामलात की इतना ज़्यादा इदराक नहीं है, वहाँ पे इतना जहर घोला गया कि वो सारे कंफ्यूज हो गए। और आप एक पेट्रियट मुल्क को अंदर एक ऐसी दरार डालने की कोशिश की गई कि जो कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक घर के अंदर ये मामला हो तो घर तबाह हो जाता है। दुरुस्त। तो ये सबसे अहम चीज़ है नैरेटिव के, वो आज भी उसी नैरेटिव को फॉलो किया जा रहा है। अब जो आपने पहली चीज़ कही कि क्या इजाज़त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी जो है इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सलमान गनी साहब ने एक बहुत अहम पॉइंट किया कि पार्लियामान के अंदर बैठ के जब तक जो लोग हैं, जो MNAs बनते हैं, MPs बनते हैं, वो कानून साजी नहीं करेंगे तो मुल्क के मामलात गड़बड़ ही रहेंगे। जिसका जो काम है वो नहीं करता, और जब तक हम बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये इसी तरह ही रहेगा, कोई इधर बसा रहेगा कोई वहाँ पे। तो हमें पॉलिश्ड होने की ज़रूरत है, और पॉलिटिकल एक्सीलेंस की भी, जिसका फुकदान है शदीद। चलें उसका फुकदान, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। अनवर रज़ा साहब, जो ऐसे ही तंजीमें थीं जो हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, सिविलियंस पे, हमारे इंस्टॉलेशंस पे हमले करती थीं, धमाके करती थीं, हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाते थे, वो भी सबसे पहले जहनों के साथ खेलते थे और ये समझाने की कोशिश करते थे कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो फ़र्क क्या है कि आप अगर रियासत के ख़िलाफ़, उसके लोगों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते हैं, चाहे जिस भी वजह से, और फिर उनको तशद्दुद पे उकसाते हैं, और फिर आप ये लेते हैं कि जी हम तो इनकलाब ला रहे थे और हम तो पाकिस्तान की तकदीर संवारने जाते थे। तो ये जो एक आप कह लीजिए कि एक जो बयानिया है या सो कॉल्ड बयानिया है, इसका तोड़ जो है वो इलेक्शन के बाद हमें कोई नज़र आएगा या उससे पहले ही नज़र आना शुरू हो गया? शहजाद, मुझे कहने दीजिएगा, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के हुकाम से बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि हम उकाड़ा में रुके, हमने एक दहशतगर्द को पकड़ा था, अफगानी थे, उसकी उम्र कोई 15 से 16 बरस थी। तो जब उतरा तो जुमे की अजान हो रही थी, तो उसे पूछा गया, ये तो मुझे तो बताया गया था कि काफर मुल्क में जाके आपने अटैक करना है, चूँकि वो उर्दू नहीं बोल सकते थे।
तो उन्होंने कहा कि जब अजान हुई फिर उसे पता चला कि ये तो मुसलमान मुल्क है। ये जहन साजी की बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो आपने कहा। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया कैंपेन थी, उससे जो तकसीम पैदा हुई, जो इदारों में कमज़ोरियाँ आई, वो हम सब के सामने हैं, उसका हम इजहार भी गाहे बगाहे करते रहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो रियासत ने जहाँ पर गलती की, जो मैं समझता हूँ, वो क्या थी? आपने क्रिमिनल एक्टिविटी को अलग करना था और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उनको अलग करना था। अब जब आपने फौजी अदालतों का क़याम हो गया, 9 मई में जो इन्वॉल्व थे लोग, आपको उन्हें स्पीडी ट्रायल करके उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी। अब जब उन्हें आपने सज़ा नहीं दी और मामला लिंगर ऑन होता गया, 8 माह हो चुके हैं, अब जब इंतखाबात करीब आ गए हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बयानिया मिल गया है और उनके हामी लोग ये कह रहे हैं और ये बयानिया तरतीब दे रहे हैं कि हमें पोलिटिसाइज किया जा रहा है और उस 9 मई के वाक़े को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रियासत की कमज़ोरी थी, उन्हें चाहिए था फौरी, आपके पास एविडेंस है, आप उसको सजा दीजिए। देखिए फौजी अदालतों के क़याम के बाद भी तो मामला हाई कोर्ट में आना था, फिर सुप्रीम कोर्ट था। आपके इंसाफ में ताखीर की वजह से ये जो अब डिबेट शुरू हो रही है, इसको रोकना चाहिए था। इसमें रियासत की अच्छा, लेकिन एक सवाल यहाँ बनता ज़रूर है, वक्फे से पहले क्विकली जवाब दे दें कि अगर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ा सा डिले हो गया और इलेक्शन करीब आ गया, लेकिन इस बुनियाद पे कोई उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं, अदालतें मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो ट्रायल तो हो रहा है। मेरा कहने का मकसद था कि आपने देखना, सियासत में आपके फैसले और वक्त बड़ा मैटर करता है। इंतखाबात तो होने थे, आपको स्पीडी ट्रायल, इसलिए तो फौजी अदालतों के क़याम की बात की जा रही थी कि स्पीडी ट्रायल और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू लॉ उनका फैसले किए जाने चाहिए थे। ये फैसले फौरी कर लिए जाते तो ये जो एक बयानिया तरतीब देने की मैं कह रहा हूँ कोशिश की जा रही है, वो ना होता। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। सीडीए कमर्शियल प्लॉट्स का नीलाम आम 10, 11, 12 जनवरी, गंधारा हॉल, F9 पार्क, इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस पर वाक़े मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लॉट्स, जिनमें मराकज़, ब्लू एरिया, पार्क रोड, होटल्स, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग सेंटर्स, अपार्टमेंट्स, अस्पताल, INT सेंटर्स और एग्रो फार्म्स शामिल हैं। फुल पेमेंट पर 10% रियायत, डॉलर में अदायगी पर 5% मजीद रियायत। ब्रोशर्स के लिए CDA 1 विंडो डायरेक्ट रेट G72 के अलावा बैंकों की नामजद ब्रांचेस पर राब्ता करें। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। CDA। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी 9 मई के जो किरदार थे या उनके जो सहूलतकार थे, और एक काबीना की कमेटी भी कायम कर दी गई है, और कुछ एक जमात ख़ास तौर पे जो बराह रास्त इसमें मुलव्विस थी वो इसको एक सियासी बयानिया के तौर पे इलेक्शन से पहले पेश कर रही है। शेख आफ्ताब साहब, जब ये सियासी बयानिया इस नौइयत का और उस जहन साजी के साथ और उन्हीं की मदद से कि जिन नौजवानों को या नौजवान जहनों को वरगलाया था वो इलेक्शन में जाएंगे, चाहे उनको निशान उनका कायम रहता है या नहीं रहता, लेकिन जाहिर है कि 76% कागजात मंजूर हुए तो उम्मीदवार तो मैदान में होंगे, तो सियासी जमातों के लिए कितना बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होगा कि स्टेज से जलसे जुलूसों से वही आवाज़ें आएंगी जो हम सुनते आए हैं, और वो किसी और के खिलाफ नहीं होंगी, रियासत के खिलाफ होंगी और आप जैसे सियासतदानों के खिलाफ होंगी जो बराह रास्त उनसे मुकाबला कर रहे हैं सियासी मैदान में। ये आपका जी बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है। ये यकीनी तौर पर पहले भी यहाँ बात की गई, तकरीबन 8 माह हो गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट को। तो ये वाक़या 9 मई को हुआ। अगर इसको वार फुटिंग पे ले लिया जाता और जो कंसर्न लोग हैं उनको सज़ा मिल चुकी होती तो यकीनन ये हालात आज ना होते जो इस वक्त पैदा हो चुके हैं। लेकिन डिले की वजह से आज मैं समझता हूँ कि फिर जो है यहाँ मुल्क के अंदर 9 मई वाले हालात पैदा होते नज़र आ रहे हैं। और यकीनी तौर पर अब उनका बयानिया अगर आप चंद दिन पहले से देखें तो वही बयानिया वो फिर अपना दोहराना शुरू कर दिया है, जिसमें जुडिशरी को भी टारगेट कर रहे हैं, सियासतदानों को भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं। ये फिर वही चीज़ें रील घुमानी उन्होंने शेयर कर दी है। लेकिन इसमें कसूर मौजूदा गवर्नमेंट का भी है कि ये अगर इसको वार फुटिंग पे लेते हैं और जिस तरीके से तबाही की गई 9 मई को, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में भी शायद कभी ऐसा ना हुआ हो कि आर्मी के जो जगह हैं वहाँ पर इस कदर बदतमीजी की गई हो या वहाँ पर इस किस्म के जो है वो वाक़यात पेश आए हों, जलाव किया गया और घेराव किया गया। ये कोई मामूली बातें नहीं थी, लेकिन यकीनी तौर पर इसमें डिले हुई और हमें खतरात ये हैं कि इस जिस तरीके से ये चल रहे हैं, अल्लाह करे कि ये इलेक्शन अमन से गुजर जाए, ये वरना वो इसमें भी वही चीज़ें पैदा करने की कोशिश करेंगे जो उनके ज़हन में बैठी हुई हैं। और ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि नौजवानों के ज़हन जो वो चेंज कर दिए गए हैं बातचीत के ज़रिए, या उनको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया गया है कि जिस रास्ते से उन्हें वापस लाने में बड़ा। अच्छा, एक सवाल वेरी क्विकली शेख आफ्ताब साहब, सलमान साहब के पास जाता हूं कि अक्सर औकात हम ठीक है कानून की पासदारी बिल्कुल करनी चाहिए, आईने पाकिस्तान की, कानून की, और उससे बिल्कुल भी 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटना चाहते, ना हटना चाहिए, लेकिन बाज़ औकात कुछ चीज़ों में जहां पे कानून की सख्ती से अमलदारी हो सकती है एक माजरत खाना रवैया सा हमें नजर आ जाता है एक जमात के हवाले से कि ये होता है कि जी जमात को अगर आपने बैन नहीं करना या जमात पे पाबंदी आयद नहीं करनी, अगर आपके पास इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि कोई जमात, कोई शख्स, कोई एंटिटी इसमें मुलव्विस है और उसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं और अदालत से ये चीज़ साबित हो जाती है, तो फिर ये जो माजरत खाना अपोलोजेटिक जो हमारी अप्रोच या रवैया है ये क्यों नहीं निकलती? देखिए, ये बात जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर एक चीज़ के प्रूफ मौजूद हैं, उनमें डिसीजन मौजूद हैं, उनमें एक चीज़ बिल्कुल रोज़े रोशन तरह नज़र आ रही है कि जो काम उन्होंने किया, तो फिर इसमें माजरत खाना रवैये का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। ये तो दो टोक अल्फाज में ये फैसले हो जाने चाहिए कि इसने जो जुर्म किया है उसकी वो सज़ा पा जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे हो जाता, जिन्होंने जराइम किए हैं उनकी सजा पा जाते, तो यकीनी तौर पर अब जो बाकी लोग हैं वो भी सोचते कि पहलू का क्या शुरू और हमारा का क्या शुरू होने वाला है। तो ये तो बात जो है मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ। सलमान गनी साहब, अभी एक हाल ही में इकोनॉमिस्ट में मजमून शाया हुआ तहरीक इंसाफ के बानी साबिक चेयरमैन का, और उस पर उन्होंने जो गुफ्तगू किया, जो लिखा उसमें, वो आपने यकीनन पढ़ लिया होगा कि जैसे दोबारा से रियासती इदारों को हमला किया और जो अपना उनका एक पुराना एक नज़रिया या बयानिया था उसको दोबारा बढ़ चढ़ के बयान किया। हम देखते हैं कि बहुत मिसालें देते हैं, बड़ी बुराइयां करते हैं एक पड़ोसी मुल्क की कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी सियासतदान अगर उस मुल्क से बाहर जाएगा तो जितने भी उसके सियासी इख्तलाफात हों, ज़ाती इख्तलाफात हों, वो अपने मुल्क में छोड़ के जाएगा। वो बाहर जाके अपने मुल्क के बारे में प्रोपेगेंडा नहीं करेगा। वो अपनी जो जंग है, सियासी जंग है, जो भी लड़ाई है, वो अपने मुल्क में लड़ेगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। इसकी क्या वजह है कि हम अभी तक उस मेच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचे, और आखिर कितना अरसा चाहिए हमें वहाँ पहुँचने के लिए?
शहजाद, दो बातें हैं। एक तो जहां तक के 9 मई के वाकयात का जिक्र किया गया है, 9 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याबाब है और ये सिर्फ एक जमात का तर्ज-ए-अमल नहीं या एक जमात के तर्ज-ए-अमल की वजह से उनके गिर्द कानून का शिकंजा नहीं कसा गया, इससे पाकिस्तान की सियासत कमजोर हुई है। देखें, माजी अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने डिक्टेटरशिप को जरूर चैलेंज किया था, उनसे इख्तिलाफ राय भी किया था, लेकिन आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात ने रियासत या रियासती इदारों को टारगेट या उस पर हमलावर नहीं हुए थे। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका दुश्मन जो है वो दिन दिहाड़े आके पाकिस्तान के रियासती इदारों पे और खास तौर पे लाहौर का कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस है उस पे आके हमला करे? और इस सारी सूरत हाल ने पाकिस्तान की सियासत को कमजोर किया। जहां तक ये बात है कि उनके खिलाफ कानून का शिकंजा क्यों नहीं कसा गया, देखिए आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर थी। आज वो जिस बयानी की बात करते नजर आ रहे हैं, ये तो वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान की फौज के दरमियान एक मजबूत अलायंस मौजूद है। और जहां तक कि आप अपने अस्करी इदारों की बात है, दुनिया की सियासी तारीख ये बताती है कि जंगें भी अकेली फौज नहीं लड़ती, उनके पीछे कौम खड़ी होती है। कौम का और फौज के दरमियान एक इत्तेहाद मौजूद था और इत्तेहाद मौजूद है। मैं समझता हूं कि ये दुश्मन का एजेंडा था कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए जाएं। और ये मैं बड़ा क्लियर कट कहूंगा कि ये एक आलमी एजेंडे के तहत था और पाकिस्तान के अंदर एक तफरीक पैदा करने की कोशिश हुई है। इसमें जितनी संजीदगी, लेकिन सलमान साहब जी सलमान साहब, आप खाली तज्जियाकार नहीं है, आप एक बहुत कोनामश साफी भी हैं। जब आप ये बात करते हैं कि आलमी एजेंडे के तहत था, यहाँ पे लोग इस्तेमाल हुए, तो कोई वो जो कर्नल शेर खान का जो स्टैचू है उसको तोड़ रहा था या जिना हाउस में जो है वो पेट्रोल बम फेंक रहा था, उसके साथ तो आलमी ताकतों ने कोई डील नहीं की होगी ना, ये डील तो किसी बड़े के साथ की होगी, पूरा एक लाएमल बना होगा। तो वो शवाहिद, वो चीज, वो क्यों नहीं हमारे सामने आती? और फिर वही बात कि अगर वो है तो हम माजरत खाना रवैया क्यों इख्तियार किए हुए हैं? देखिए शहजाद, मैं यही बात कह रहा हूँ कि एक खास माइंड सेट था। बात है कि जब हम 9 मई के वाकयात का जिक्र करते हैं तो फिर ये बात भी होनी चाहिए कि उस लीडरशिप को पाकिस्तान में मुसल्लत कैसे किया गया। क्या 2017 के अंदर एक आगे बढ़ते पाकिस्तान को, उस वक्त की चलती हुकूमत को डैमेज नहीं किया गया कि ये सब कुछ किसके लिए था? और आपने जिस बात का जिक्र किया है कि जो इकोनॉमिस्ट पे जो आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल में तो वो फिर दोबारा रियासत और रियासती इदारों को टारगेट करते नजर आते हैं। ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर उनकी लीडरशिप कहती है कि जी हम रियासती इदारों को टारगेट नहीं कर रहे, हम कौमी मुफाहमत चाहते हैं, हम सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात चाहते हैं। ये बहुत बड़ा तेजाद है। और मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये बाकायदा एक आलमी एजेंडे के तहत था, इसलिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुंच चुका है और अभी उन्हें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में मुआशी सतह पर होने वाले कुछ इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान दफाई एतबार से भी खुद इंसारी की मंजिल पर पहुंच सकता है। ये सी पैक के खिलाफ भी बाकायदा एक जंग थी। ये सी पैक और IMF के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसका फायदा उठाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है तो उस माइंडसेट को भी एक्सपोज करे और जो लोग पाकिस्तान के रियासती इदारों पे असरअंदाज हुए हैं, जिन्होंने हमला किया है, उनको उनके इल्जाम पे पहुंचाना चाहिए। और ये सब कुछ उन लोगों ने किया है जो पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की बात करते थे, जो आइन और कानून की बात करते थे। उनके कौलो फेल के तजाद से उन्हें एक्सपोज करके रख दिया है। उन्हें उनके अंजाम पर पहुंचाना जरूरी है, वरना इस तरह के वाकयात का इस्तेमाल फिर रहेगा। बिल्कुल। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, हमने ये भी देखा कि चले 9 मई की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ एक अजीब और गेम चल रही थी। गेम क्या मतलब, एक खिलवाड़ हो रहा था, गद्दारी के फतवे बांटने की बात हो रही थी कि जी फलाने को गद्दार डिक्लेयर कर दें। और अभी आपने अपने सेल फोन को स्क्रीन पे दिखाया और इसी के इस्तेमाल से सोशल मीडिया से और बड़े भरपूर तरीके से अगर अनवर रजा या आपके खिलाफ मुहिम चलानी जाए तो ट्रेंड बन जाते थे, बड़ी चीज़ें होती थी। तो मतलब एक सियासी उसमें जमात के अंदर ये चीज़ें तो नहीं होती, तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये किस किस्म की सोच थी या क्या था ये जो आपकी साबका जमात में चल रहा है? मेरा रिजल्ट ये है कि एक थ्रेट फोर्स क्रिएट की गई और वो इस माइंड, जो कैप्टिव माइंड अजहान को उन्होंने इसके ऊपर काबू कर लिया और वो थ्रेट फोर्स उन्होंने इस कदर कमाल की क्रिएट की और वो ऑपरेट होती थी अमेरिका, दूसरे ममालिक से। आप देखेंगे सोशल मीडिया के जितने हेड्स हैं, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। अब उसमें नौजवान लड़के अवॉइड द लॉ, जी हाँ, वो बैठे ही बाहर थे। अब वो किसका बयानिया लेके चल रहे हैं?
और वो थ्रेट फोर्स, एक उसके दो पहलू थे। एक तो ये था कि उसके अंदर कोई एथिक्स नहीं थी, दूसरा उसने सारा बयानिया झूठ पे गढ़ना है और गालम गलो झूठ, इतना एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता था कि अगर कोई भी साहिब राय या शऊर वाला या एक आदमी जिसकी हैसियत है मुआशरे के अंदर, जो ऑनरेबल आदमी है, अगर उसने आवाज खड़ी भी की ना तो उसको यानी उसको तहस नहस कर दो इसके ऊपर। तो इसका दूसरा पहलू सबसे खतरनाक ये है कि वो साहिब राय लोग कि जो मुअज़्ज़िज़ लोग जिनका कहना मुआशरे के लिए अफादियत होता है, वो तमाम इसकी वजह से खामोश हो गए, डर गए और बाकायदा उन्हें डराया गया, ट्रोलिंग की गई, बच्चे बीवियां। तो इसका शिकार दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हुई। तो इसमें थोड़ा सा मैं बैठे हैं, शेख आफ्ताब साहब भी बैठे हैं, मैं इनकी पार्टीज को ये कहता हूं कि आपने भी उसका मुकाबला नहीं किया। यानी एक चीज हो रही थी, मॉडर्न वर्ल्ड के नेगेटिविटी के जो असरात हम पे आ रहे थे, उसका आपने मुकाबला नहीं किया। आपने अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों और उनको जो मैसेज देना था, उन पार्टीज ने भी उसके अंदर उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो एक चीज आप कह रहे थे ना कि जी सजा देनी चाहिए और लाजिम है सजा, लेकिन आई वुड से कि पाकिस्तानी है और इनके साथ जो एम्पथी का रवैया रखा गया है, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है इस उम्र में कि कैसे लोगों को काबू किया गया, कैसे उन्हें डीरेल किया गया। अब उनके साथ हैं तो हमारे बच्चे, हमारा ही मुल्क है। हम उसके अंदर ये देखेंगे कि कैटेगरी ए में कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है, और जो वापसी का रास्ता मांगे तो उसको तो वापसी का रास्ता भी दिया जाएगा। बात तो सारी ज़ेन की है ना कि ज़ेन कैसे तब्दील हुए। अब जैसे एक पॉइंट दिया इन्होंने कि सीपैक आप अभी मैं जब पिछली जब गवर्नमेंट थी तो सीपैक अथॉरिटी को क्लोज कर दिया गया। यानी पाकिस्तान नहीं, रीजन, पूरी दुनिया जिस चीज को देख रही है आपको और जिससे आपको फायदा होना है, यानी ये वो काम है कि जिससे मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है, आपने उसको क्लोज कर दिया। और उस जब क्लोज हुआ कोई नहीं बोला, सारे खामोश रहे। भाई आपका काम है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो उस वक्त बोलें कि ये सीपैक को क्यों क्लोज कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में नैरेटिव जो है उसका काउंटर नैरेटिव भी बहुत जरूरी है और यंगस्टर्स पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। और उसका वाहिद हल है मईशत की बहाली, और जो हम एक लॉलेस सोसाइटी हम बन गए, इनको कानून के धारे में लाना, बच्चे से शुरू करें और बूढ़े तक चले जाएं। कानून का एहतराम नहीं है, ये हमारी एक नेशनल कैरेक्टर बन चुका है, हम कानून का एहतराम नहीं करते। वेरी राइट। अनवर रजा साहब, अभी जिक्र हो रहा था 9 मई का वाकया हुआ और इतना अरसा गुजरा, जो आपने भी जिक्र किया, शेख साहब भी बात कर रहे थे, सलमान साहब भी, कि अब एक कमेटी कायम कर दी गई है और लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन 1 माह की दूरी पे हैं, उसके बाद नई हुकूमत आएगी और फिर उनका काम होगा कि उसको तरीके से कैसे डील करते हैं। सो ये कमेटी आपके ख्याल में कम से कम इतना तो तयन कर लेगी कि एक लाइन दे दे, एक डायरेक्शन दे दे अगली गवर्नमेंट को कि इन वाक़यात से मुस्तकबिल में कैसे डील करना है और इन वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। देखिए शहजाद, ये कमेटी तश्कील दी गई है, ये रिकमेंडेशन देगी अपनी, ये कोई सज़ा तो तयन कर नहीं सकती, उसका रिकमेंडेशन देगी। और आप कमीशंस और जो कमेटियाँ बनती रही हैं पाकिस्तान में, उनके आपको हालात पता हैं। देखिए इस वक्त मेरा भी ख्याल कि गवर्नमेंट को ये कमेटी बनानी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला कीजिए, अदालतें मौजूद हैं, खुसूसी अदालतें, फ़ौजी अदालतें मौजूद है, फैसला करना क्यों ज़रूरी था। देखिए मैंने दुनिया की तारीख़ में कभी भी कोई ऐसा मुल्क मुझे नज़र नहीं आया जहाँ पर 9 मई का वाक़या हो। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर 9 मई का वाक़या हुआ। आप देखिए ये गैर मामूली वाक़या था, इस पर आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत थी। ठीक है, हमारे नौजवान हैं, उनकी ये एक पहलू है, लेकिन हमें अपने नौजवानों को, जो रोकड़ी साहब बात करें, वो दूसरी बात है। देखिए जब तक आप जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, कानून की अमलदारी नहीं होगी, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इसको एक तरफ रख दीजिए, अब दूसरी तरफ आ जाइए रोकड़ी साहब की तरफ वाली बात की तरफ। जहन साजी रियासत का काम था, रियासती इदारों का काम था, पॉलिटिकल पार्टीज का काम था। जितनी सियासी बड़ी जमातें हैं उन्हें चाहिए था काउंटर नैरेटिव पेश करते कि ये झूठ बोला जा रहा है, पीटीआई इस तरह ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं करते थे। इन्हें यह डर था कि आज मैंने अगर बात की तो ट्रोलिंग की जाएगी, मेरे खानदान की तरफ उंगलियां उठाई जाएंगी। इस खौफ की वजह से ये नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव नहीं ला सके, जिसकी वजह से ये खराबी पैदा हुई। शेख आफ्ताब साहब, अगर आपकी जमात हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई आने वाले इलेक्शन के नतीजे में, तो आप 9 मई के किरदारों और पूरे वाक़ये को किस तरीके से डील करेंगे? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह हालात तो ऐसे ही है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी बनेगी
और नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का तल्लुक़ है, इसको तो बिल्कुल जो क्रिमिनल प्रोसीजर है और जो क्रिमिनल लोगों के साथ सलूक किया जाता है वही किया जाए। जज़ा और सज़ा का जब तक तसव्वुर नहीं होगा, एक मुजरिम बहुत बड़ा जो है जुर्म करके भी बच जाए और एक बेगुनाह आदमी को जो है वो आप फांसी के फंदे पे लटका दें, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ठीक। वो इंशाल्लाह हम इन केसेस का तयन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, ताकि ये इसी गवर्नमेंट के दौरान ये कमेटी अपना डिसीजन दे देती, इंडिकेट कर देती कि ये लोग जो मुलव्वस हैं और ये बाकायदा उन पर मुकदमे चलते और ठीक। मुकदमों में जो भी सज़ा उनको मिलती तो वो दुनिया के सामने आ जाती। तो उससे मैं समझता हूँ कि एक तो ये इलेक्शन आसान हो जाना चाहिए था और दूसरा पूरी दुनिया में ये बात साबित हो जाती। वेरी राइट, वेरी राइट। शेख साहब, वक्त थोड़ा कम है प्रोग्राम का। सलमान साहब, वेरी क्विकली लास्ट कमेंट के ये जो ट्रोलिंग होती है और कोई भी शख्स 9 मई के वाकयात में जो सहूलतकार या किरदार थे उनके बारे में बात करता है तो एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे उस शख्स के खिलाफ हम देखते हैं, लेकिन इस चीज़ से हमें डरना तो नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो करता रहे, हमने तो बात करनी है असूल की, कानून की। देखिए शहजाद, ये ट्रोलिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती कायम करनी है। तो जो लोग कानून पे असरअंदाज हुए हैं उनके गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए। और मैं ये बात आपको बताता चलूं कि जिन अदारों के अंदर इंतखाबी अमल होता है वही अदारे मजबूत होते हैं। अगर पाकिस्तानी फौज के अंदर उनके बाद सुबहदारान को अटैक किया गया है तो जो सिविलियंस है, सिविलियन अदारों ने क्या किया है, मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाकयात के जुम्मेदारान को जहाँ पे पहुंचाए बगैर इसका एतबार रहेगा, लिहाजा इस पर संजीदगी जाहिर कर दी। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, अनवर रजा साहब, शेख आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।